हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीटीईआर मई 2023 का सब्जेक्ट कोड 2004 फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने पार्ट ए सॉल्व किया था। आज हम पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं। मई 2023। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तापमान बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर के लिए। ये जैसा हम ग्राफ देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस है। तापमान बढ़ने के साथ साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, लिनियरली बढ़ता है इस तरह से। इसका फॉर्मूला होता है आर टी बराबर आर नॉट इंटू 1 + अल्फा इंटू डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1। आर टी का मतलब है रेजिस्टेंस एट न्यू टेम्परेचर, आर नॉट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। मतलब जो भी रेजिस्टेंस था रूम तापमान पे कितना उसका रेजिस्टेंस वैल्यू थी वो आर नॉट कहलाएगी, इनिशियल वैल्यू। और तापमान बदलने पर जो नई वैल्यू आई वो कहलाएगी आर टी। एल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं टीसीआर, इसको अल्फा डिनोट करते हैं। तापमान में परिवर्तन होने पर कितना रेजिस्टेंस बदलता है उसको बोलते हैं अल्फा। डेल्टा टी, T2 - T1, तापमान में कितना चेंज हुआ। पहले स्टार्टिंग तापमान T1 था इनिशियल, और तापमान बढ़ने पर T2 हो गया, तो T2 - T1 को हम कहेंगे डेल्टा टी, तापमान में डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो रेजिस्टेंस है, जो तापमान बदलने पर रेजिस्टेंस चेंज हुआ, पहले ताप टी टेम्परेचर पर, स्टार्टिंग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस था आर नॉट, और तापमान बदलने पर रेजिस्टेंस हो गया आर टी। तो आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो तापमान बदलने के रेजिस्टेंस चेंज हुआ वो तीन फैक्टर डिपेंड करता है। पहला, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट इनिशियल रूम टेम्परेचर, यानी कि आर नॉट डिपेंड करेगा। राइज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा। एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, जो अल्फा है इस पर भी डिपेंड करेगा, या आर टी। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, जो हम टीसीआर भी कहते हैं। टीसीआर ये बताता है कि हाउ मच रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज एट एज इट्स टेम्परेचर चेंजेस। तापमान बदलने पर कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलती है उसको बोलते हैं टीसीआर अल्फा, जिसको शो करते हैं। इट इज मेथड इन पीपीएम पर डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन चेंज इन ओम पर चेंज ऑफ 1 डिग्री चेंज। 1 डिग्री बदलने पर ओम में कितनी वैल्यू चेंज हुई पार्ट्स पर मिलियन में, इसको बोलते हैं पीपीएम, और उसकी यूनिट होती है पीपीएम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जब भी पीएन जंक्शन को जब भी पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करना होता है, तो बैटरी का पॉजिटिव जंक्शन के नेगेटिव साइड से, और जंक्शन की पॉजिटिव साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये कहलाएगा रिवर्स बायस। इसके नेगेटिव को पॉजिटिव से, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, ये कहलाएगा रिवर्स बायस। और जब भी हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तब क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा, ये यहाँ से नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जो डिप्लेशन लेयर है उसकी चौड़ाई पहले से बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव, और ये नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो डिप्लेशन लेयर की जो पहले लेयर थी, वैल्यू थी, वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर की वैल्यू और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। तो व्हेन पीएन जंक्शन रिवर्स बायस, व्हेन पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड, then it is known as reverse bias. And this condition apply the electric field and build electric field। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ डेवलप हो रहा है ऑलरेडी यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की वजह से, और एक हमने बैटरी अप्लाई किया रिवर्स बायस, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, और नेट जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो बढ़ जाएगी। एंड व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाई वोल्टेज, देन डिप्लेशन लेयर विल बिकम मोर थिकर एंड मोर रेजिस्टेंस। और इस कंडीशन में क्योंकि डिप्रेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो कोई भी चार्ज कैरियर यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा एंड से पी साइड या पी से एंड साइड में। तो वेरी स्मॉल रिवर्स करंट फ्लो इन माइक्रो एम्पियर रेंज में, यहाँ पे करंट बहुत कम फ्लो होगी, बहुत माइनर होगी, जो माइक्रो एम्पियर रेंज में होगी। हम ग्राफ देख सकते हैं, ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, ये
रिवर्स बायस का ग्राफ है, यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ग्राफ का रीजन है, ये रिवर्स बायस का ग्राफ है। इसमें बहुत कम करंट फ्लो होगी, जिसको हम कहेंगे रिवर्स लीकेज करंट, और ये लीकेज करंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, बहुत कम होगी। अब जब वोल्टेज हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, बहुत हाई वैल्यू करेंगे, उस केस में जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हाई करंट वैल्यू फ्लो होगी। वो कब होगा? जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज फ्लो करेंगे, उस केस में जंक्शन टूट सकता है और आपके डिवाइस खराब भी हो सकती है। इसको कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द सिंबल एंड ट्रुथ टेबल ऑफ एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट का सिंबल होता है, एक्स नॉर गेट बनता है एक्स और प्लस नोट से। ये जो सिंबल है ये एक्स और गेट का है, और उसके आगे बबल लगा हुआ है, इस बबल को नॉट गेट बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्स नॉर गेट। एक्स और गेट के आगे बबल लगा देंगे तो एक्स नॉर बन जाएगा। ए और बी दो इनपुट है और वाई इसका आउटपुट है। तो ये जो सिंबल है एक्स और प्लस बबल, इसको कहेंगे एक्स नॉर गेट। अब इसकी जो फॉर्मूला होगा, y इक्वल टू बार ऑफ ए एक्स और बी, ये एक्स का सिंबल है। y इक्वल टू बार ऑफ ए एक्स और बी। अब इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो हम देख सकते हैं ए और बी इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट आएगा हाई। यहाँ ए और बी दोनों सेम है तो आउटपुट हाई आ रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं फोर्थ इनपुट में, यहाँ पे भी जब 1 1 होगा, सेम है तो आउटपुट हाई आ रहा है। तो हम कह सकते हैं एक्स नॉट गेट वो गेट होता है जहाँ इनपुट सेम देंगे तो आउटपुट हाई आएगा। एक 0 0 केस में हाई आ रहा है और एक 1 1 1 के केस में हाई आ रहा है। अब कंडीशन देखते हैं सेकंड कंडीशन में, जब इनपुट ए 0 हो बी 1 हो तो आउटपुट लो आ रहा है, यानी कि डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट लो आ रहा है, 0 आ रहा है। और 1 और 0 देंगे तब भी लो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी इनपुट सेम देंगे, 0 0 देंगे तो भी हाई हाई आउटपुट आएगा, और 1 1 देंगे तब भी हाई आउटपुट आएगा। अब जब डिफरेंट इनपुट देंगे 0 1 या 1 0 तो आउटपुट आएगा लो। ये इस गेट की प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी इक्वेशन है, y इक्वल टू बार ऑफ ए एक्स और बी। इस ये सिंबल को बोलते हैं एक्स और का सिंबल। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस हमारे पास 2 या 3 रेजिस्टेंस हो और एक रेजिस्टेंस का सेकंड एंड दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से, दूसरे रेजिस्टेंस का सेकंड एंड तीसरे के फर्स्ट एंड से कनेक्ट करते हैं, तो इसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। बेसिकली कैस्केडिंग कनेक्ट करते हैं, एक रेजिस्टेंस का दूसरा से दूसरे से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से कनेक्ट करते हैं, इसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। और हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही वायर है और तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस में करंट आई फ्लो होगी। यही आई करंट तीनों रेजिस्टेंस में कॉमनली फ्लो होगी। एक रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, और ये जब आई करंट फ्लो होगी तो यहाँ वोल्टेज डेवलप होगा ओम्स के नियम के अनुसार, V1 V2 V3। अब तीनों के लिए करंट सेम है और यहाँ बैटरी का वोल्टेज V है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ओम के नियमानुसार V1 बराबर I इंटू R1, क्योंकि I सब में सेम है। V2 R2 का वोल्टेज होगा V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3। अब ये V बराबर, ये टोटल वोल्टेज जो है वो V के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितना वोल्टेज बना है वो तीनों का सम इस वोल्टेज के बराबर होगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इन V1 V2 V3 का मान हम यहाँ पुट करेंगे, V बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो V बराबर I इंटू, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। V अपॉन आई करेंगे, आई का पक्षांतरण कर देंगे, V अपॉन आई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा V अपॉन आई इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और V अपॉन आई को हम बोलते हैं R, ओम के नियमानुसार। तो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस लगाएंगे हम श्रेणी क्रम में, तो टोटल रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। ये इसका मीनिंग है। और सीरीज रेजिस्टेंस कब कनेक्ट करेंगे? जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको ज़्यादा चाहिए, तब हम कुछ रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल वैल्यू एक सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी ज़्यादा आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज EMF एंड इलेक्ट्रिक एंड करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। EMF और करंट क्या होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में? EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वोल्टेज बिटवीन टू टर्मिनल्स और पॉइंट व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग इन सर्किट।
किसी भी सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज जो होगा उसको कहेंगे ईएमएफ। जब करंट फ्लो नहीं हो रही हो, जब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रही है, उस केस में जो वोल्टेज होगा ए और पॉइंट बी के बीच में उसको हम कहेंगे ईएमएफ। जब भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही हो तो जो 2 पॉइंट के बीच में ये डिफरेंस है वोल्टेज है उसको हम कहेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ईएमएफ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन सर्किट। ईएमएफ करंट के लिए जिम्मेदार होता है। ईएमएफ इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर से मापते हैं। एंड यूनिट है वोल्ट। जैसे वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, वैसे ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट। अगर छोटी यूनिट होगी, अगर ईएमएफ का मान कम होगा, आप नैनो वोल्ट में माप सकते हैं, माइक्रो वोल्ट में माप सकते हैं, मिली वोल्ट में माप सकते हैं। 1 नैनो वोल्ट इक्वल टू 10⁻⁹ वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट इक्वल टू 10⁻⁶ वोल्ट। 1 मिली वोल्ट इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट। सबसे कम वैल्यू नैनो वोल्ट होती है, उससे ज़्यादा होती है माइक्रो वोल्ट, उससे ज़्यादा होती है मिली वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल करंट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का डायग्राम बना रखा हमने। एक रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ एल है, आई करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, और बैटरी की वैल्यू है वी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। आवेश प्रवाह की दर को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। तो आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कितने समय में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उस चार्ज की प्रवाह की दर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। द करंट इज मेजर्ड बाई अमीटर। करंट अमीटर से मापी जाती है। और करंट की एम्पियर यूनिट बहुत बड़ी है, तो अगर कई बार करंट की वैल्यू कम होगी तो हम मापेंगे नैनो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, या मिली एम्पियर में। 1 नैनो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁹ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव। आरएमएस की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर, यानी कि इफेक्टिव वैल्यू, इसको वीआरएम से लिखते हैं। हमने साइन वेव में पढ़ा था, जब एसी करंट की हमने वेवफॉर्म बनाई थी, ये साइन वेव। तो यहाँ पर ये एक कंप्लीट वन साइकिल है, एक साइकिल पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। और यहाँ जो टाइम लग रहा है इसको टी बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू बनाई थी कि इस T1 टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू होगी V1, और T2 टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू V2, क्योंकि हर टाइम के लिए यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग आएगी। हर पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए अलग, या हर पॉइंट के लिए 0 से लेकर 60 तक अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग वैल्यूज आएगी। उन वैल्यू को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्कालिक मान बोलते हैं। तो जितनी भी इससे वैल्यू निकाली, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो बहुत सारी इंस्टेंस वैल्यू आएगी, V1 V2 V3 एंड सो ऑन Vn। तो उन सारी वैल्यू का हम रूट मीन स्क्वायर लेंगे तो वो कहलाएगा आरएमएस वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज आरएमएस वैल्यू। ये जो V1 V2 वैल्यू बन रही है इस वेवफॉर्म के अलग पार्ट पर, इन सभी का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद इनका ऐड करेंगे, देन मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, उसको रूट निकालेंगे, इसको बोल रहे हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड सो ऑन Vn, जो भी इक्वेशन नंबर बन रही है। वेयर V1 V2 V3 Vn बराबर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज। ये V1 V2 3 अलग अलग टाइम पे जो वैल्यू है T1 T2 पे, उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्कालिक मान। सेम इक्वेशन को हम करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर एंड सो ऑन IN स्क्वायर अपॉन n। अगर करंट के लिए बनाएंगे तो V की जगह I रिप्लेस कर देंगे तो वो करंट की इक्वेशन हो जाएगी। I1 I2 I3 क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और यहाँ पे जो Vm है ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू एंड मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। तो एक मैक्सिमम पॉजिटिव आएगी, एक मैक्सिमम नेगेटिव आएगी, दोनों वैल्यू बराबर होगी, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इसको कहेंगे आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू, इसको हम VRMS से शो करते हैं। रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है Vm अपॉन √2 बराबर 0.707 टाइम्स Vm। इक्वेशन नंबर 1। आई आर एम एस, अगर हम इसी इक्वेशन को करंट के लिए लिखें, आई आर एम एस इक्वल टू आई एम अपॉन √2 बराबर 0.707 टाइम्स IM। इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे Vm क्या है? मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज। IM मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
तो ये रिलेशन होता है आरएमएस और मैक्सिमम वैल्यू में, पीक वैल्यू में, वोल्टेज और करंट के लिए। करंट और वोल्टेज में एक ही डिफरेंस रहेगा, वी को आई से रिप्लेस कर देंगे तो वो इक्वेशन करंट की बन जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टेशनरी डिवाइस इस ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन टू एसी सर्किट। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो दो इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में एनर्जी ट्रांसफर करती है। पहली कंडीशन, बोथ इलेक्ट्रिकल सर्किट आर फिजिकली सेपरेटेड एंड मैग्नेटिकली कपल्ड। दोनों सर्किट फिजिकली सेपरेट होने चाहिए और मैग्नेटिक फ्लक्स से कनेक्ट होना चाहिए। पावर ऑफ एसी इनपुट सप्लाई एंड आउटपुट सप्लाई रिमेन सेम, यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजेंगे तो इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर रहेगी, पी इनपुट बराबर पी आउटपुट पावर। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इनपुट एंड एसी सप्लाई आउटपुट इज रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, एफ इनपुट बराबर एफ आउटपुट। तो चेंज क्या होगा, वोल्टेज का लेवल। ट्रांसफॉर्मर ऐसी डिवाइस है जिससे हम एसी सप्लाई का वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, पर जब भी इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट पे करंट डिक्रीज हो जाएगी, और जब वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो आउटपुट में करंट इंक्रीज हो जाएगी, ताकि वोल्टेज और करंट का जो मल्टीपल है पावर, दैट इज नॉट इज पावर, वो पावर सेम रहे। तो वोल्टेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं विद द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन करंट। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। फैराडे के नियम के अनुसार इंड्यूस ईएमएफ होगा वो बराबर होगा ई बराबर माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। ई बराबर इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज में, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ट्रांसफॉर्मर में कितनी टर्न्स लिए वो, 5 मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको वेबर में यूनिट है, यूनिट है वेबर। और ये माइनस एन इसलिए शो कर रहा है कि जो इंड्यूस करंट होगी ट्रांसफॉर्मर में वो उस करंट का विरोध करे जिसकी वजह से वो खुद जनरेट हुआ है। म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, ये पहली कॉइल N1, दूसरी कॉइल N2। N1 कॉइल में हम V1 वोल्टेज दिया है और N2 कॉइल में हमको V2 वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट में। तो यहाँ पर व्हेन टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्शन, व्हेन टू कॉइल्स आर मैग्नेटिक कपल, ये दोनों कॉइल फिजिकल डिस्टेंस पे रखी हुई है पर मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कनेक्टेड है, एंड देन current in one coil changes regularly, then EMF get induced in other coil, then it is known as म्यूचुअल इंडक्शन। इस कोयल में करंट चेंज करेंगे तो यहाँ पे पास होकर दूसरी कोयल है जो मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, फिजिकली सेपरेटेड है बट मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगी और वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस सिद्धांत को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, हिंदी में बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन ये होगी E1 upon E2 equal to N1 upon N2 equal to I2 upon I1, इक्वेशन नंबर 2। E1 इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग वोल्ट में, E2 induced EMF in secondary winding volt में, N1 number of turns in primary winding, number of turns, N2 equal to number of turns in secondary winding, I1 current in primary winding ampere and I2 current in secondary winding ampere में। और आइडल केस में ये V1 E1 बराबर होगा, E2 V2 बराबर होगा, इंड्यूस EMF और अप्लाई वोल्टेज बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द फुल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। Transformer efficiency, the ratio of secondary power output to the primary power input is called transformer efficiency. It is denoted by neta. It is expressed in percentage. सेकेंडरी पावर और प्राइमरी पावर का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी कहते हैं, इसको नीटा सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको परसेंटेज में निकालते हैं हम। When the efficiency is calculated for 24 hours, then it is called full day efficiency. जब हम किसी भी efficiency दक्षता को 24 घंटे के लिए कैलकुलेट करते हैं तो इसको कहेंगे फुल डे efficiency। तो फुल डे efficiency नीटा इक्वल टू सेकेंडरी पावर अपॉन प्राइमरी पावर इंटू 100% फॉर 24 आवर्स। जो 24 आवर्स के लिए हम निकालेंगे तो ये कहलाएगा फुल डे efficiency। Since the transformer is a stationary device, देयर इज नो मूवमेंट, नो फ्रिक्शन है, वाइंडिंग लॉसेस, इसमें कोई मूवमेंट पार्ट नहीं होता है, सारे कंपोनेंट फिक्स होते हैं। तो प्रैक्टिकली द एफिशिएंसी इज इन द रेंज ऑफ 95 to 98% इसकी एफिशिएंसी होती है और यही इसको कहते हैं फुल डे एफिशिएंसी। ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हुआ।